வணக்கம். கோல்டு மெடல்ஸ் இந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. तमिलनाडु ने अनेक देशभक्त शहीदों को जन्म दिया है, जिन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ आजीवन लड़ाई की थी और शहीद भी किए थे. उन शहीदों के चरण कमलों को मेरी सविनय प्रार्थना, सादर प्रणाम. उन शहीदों की जीवनी का संक्षिप्त विवरण मैं हर रोज प्रस्तुत कर रहा हूँ. ये 7वां एपिसोड है. इसमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए एक असाधारण वीर का चरित्र प्रस्तुत की जा रही है. हमें पोरबंदर के बारे में हम कहें तो गांधी की याद आएगी. इलाहाबाद के बारे में कहें तो हमें नेहरू, इंदिरा गांधी की याद आएगी. उसी प्रकार पांचालगुरिची कहने से वीरपांड्य कट्टबोम्मन की याद आती है. शिवगंगा, तब में शिवगंगे कहते हैं, की याद करने से हमें मारुति पांड्य की याद आती है. उसी प्रकार तिरुपुर कहने से हमें कुमरन की याद आती है, जिसने झंडे की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी. उसी प्रकार ओडा निलय कुंभनाडु की याद करने से हमें धीरन चिन्नमले की याद अपने आप आ जाती है. धीरन चिन्नमले 17वीं सदी में पैदा हुए थे. 17वीं सदी में पैदा हुए. उस समय अंग्रेज़ों का राज्य था. अंग्रेज एक एक करके छोटे छोटे रियासतों को अपने कब्जे में करते आए. उसी प्रकार मैसूर को भी उन्होंने अपने कब्जे में लाना चाहा. ये कोंगू नाडु जो कहा जाता है वो सेलम, नामक्कल, ईरोड और कोयम्बटूर, पोल्लाची, इस इलाके को कोंगू नाडु कहते हैं, कोंगू मंडल कहते हैं. इस कोंगू मंडल में 1756 में अप्रैल 14 तारीख को धीरन चिन्नमले का जन्म हुआ. उनका गांव एक छोटा सा गांव था. आज के तिरुपुर जिले के अंतर्गत गांगयम के पास मेलपाளையம் नामक एक गांव है. उस गांव में पैदा हुए थे धीरन चिन्नमले. उसका नाम था तीर्थगिरी. उसका नाम था तीर्थगिरी. घर में उसको प्यार से सक्करे कहा करते थे. कि सक्करे और तीर्थगिरी चिन्नमले कैसे बना,
यही बड़े आश्चर्य की बात है। बचपन से ही उसमें वीरता थी, वीरता, दीनता, साहस, धीरज, धैर्य और लड़ने की उमंग, ताकत आदि उसमें विद्यमान थे। उसने सेना के लिए जो कुछ अभ्यास चाहिए, घोड़ाभ्यास, मल्ल युद्ध, तीर कमान चलाने की कुशलता और घुड़दौड़, हाथी दौड़, तलवार से युद्ध करना, लाठी से युद्ध करना, इतने भी लड़ाई के उपकरण हैं, लड़ाई की शिक्षाएं हैं, उन सब का उन्होंने अध्ययन किया। ये 1756 में वे पैदा हुए। 1772 की बात है। सेलम जिले के संकगिरी जो तिजनगुड़ के पास है, वहाँ पर ऊपर एक दुर्ग था, अब भी है। उस शहर का नाम ही संकगिरी दुर्ग। इस संकगिरी दुर्ग की ओर से एक कोवई जो कुंग मंडल है ना, कुंग मंडल के सभी जागीरदार यानी पाड़ेयतकार वे अंग्रेजों को कर दिया करते थे। उस समय यानी 1772 में मैसूर के राजा कृष्णदेवराय जो थे, उनको हटाकर यानी हराकर उड़ैयार राजाओं ने वहाँ पर अधिकार जमा लिया था। उनके बनाए हुए राजमहल आज भी है मैसूर में, मैसूर पैलेस कहते हैं उसको, इसे उड़ैयार राजाओं ने बनाया था। उड़ैयार को हरा करके हैदर अली मैसूर को हथिया लिया, अपने कब्जे में ले लिया। अब कोंग मंडल के सारे जागीरदार जो बड़े कराते थे, वे हैदर अली को कर दिया करते थे। तो कर वसूली के लिए कुछ धन नायक, आज भी वो एक फोर्ट है, धन नायक फोर्ट, जो भवन सागर डैम के अंदर है। धन नायक की सहायता से कर वसूल करके वे लोग घोड़ों में गट्टर बांध करके घोड़ों में लाद करके वे संकगिरी दुर्ग की ओर से उस द्वार से मैसूर जाया करते थे। उस समय संकगिरी से मैसूर जाने का अलग रास्ता था। तो उस ओर जाया करते थे। वहाँ पर एक छोटा गांव था जिसका नाम था ओड़ा निलय। आज भी वो गांव है, ओड़ा निलय आज भी है। यहाँ हर साल वीरन चिन्नमलई का जन्मोत्सव होता है, पुण्यतिथि मनाई जाती है आज भी। 1772 में उस संकगिरी दुर्ग की ओर से कर के गट्टरों को ढोए हुए घोड़ों के साथ जो धन नायक जाया करते थे, उनको इस मेलपाड़ेयम के
तीर्थगिरी ने रोका। और उस समय लोगों ने सोचा, कहाँ है मैसूर, हैदर अली कहाँ बैठा है, वहाँ पर मैसूर में बैठा है, उतनी दूर बैठा हुआ है, हम यहाँ से क्यों उसको कर देंगे, इसलिए उनको हम कर ना दें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये ख्याल उस समय के जागीरदारों के दिलों में थी, लेकिन उसको अमल करने का साहस, धीरज किसी को नहीं हुआ। तो क्या हुआ, वो काम तीर्थगिरी ने अपने हाथ में ले लिया। एक बार जब घोड़ों में वो पैसा इकट्ठा ले जा रहे थे, उन्हें छीन लिया तीर्थगिरी ने। उस समय वो तीर्थगिरी जवान था, वो जो चाहे कर सकता था, लेकिन सब हैदर अली के भय से पीड़ित थे। और उसका बेटा टिप्पू सुल्तान वो भी उसके साथ में था। वो बाहर आया और उन्हें रोकना चाहा, इसको तीर्थगिरी को। तो इसकी वीरता देखकर सब लोग भाग गए। जो धन नायक थे ये सब धन की गठरी को छोड़कर भाग गए। वहाँ जा कर के सुल्तान टीपू और हैदर अली को सूचना दी कि ये ओडानेरे के पास एक गांव में किसी ने, एक जवान ने सारे धन की गठरियों को हड़प लिया, मतलब छीन लिया। तो वे बहुत नाराज हुए और पूछने लगे, कौन है, कौन था वो आदमी कौन था। तो इसने समझाया उनको, तीर्थगिरी ने समझाया, चेन्नीमलई और शिवनमलई, ये दोनों छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। चेन्नीमलई और शिवनमलई के बीच में एक चिन्नमलई है। चेन्नीमलई और शिवनमलई के बीच में एक चिन्नमलई है। जाकर कह दो कि चिन्नमलई ने सारे धन छीन लिए। अरे यार, वो पहाड़ कैसे छीनेगा, मलई एपड़ा पड़ते पड़ूंगा। किसी को याद नहीं आया कि ये क्या कह रहा है, सैनिक क्या कह रहे हैं, என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க, இப்படா மலை வந்து படத்தை पड़ूंगा। लेकिन तीर्थगिरी ने यही कहा था कि जाके कह दो कि शिवनमलई और चेन्नीमलई के बीच का जो भाग है वो चिन्नमलई, उसी ने हमारे सारे धन हड़प लिए। लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। टिप्पू सुल्तान स्वयं आया, उसको सारी बात मालूम हुई। उसने तीर्थगिरी की वीरता के बारे में प्रशंसा की और उसने कहा, तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम सब एक साथ मिलकर, मैं और मेरे पिताजी और मैं मिस टिप्पू सुल्तान और तुम तीर्थगिरी, सब मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए और फ्रांस वाले भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ आने के बाद
उन्होंने सारे तमिलनाडु को अपने कब्जे में करना चाहा। उनमें अधिकार लोलुपता आ गई और छा गई। सो टिपू सुल्तान के आग्रह पर चिन्नमलई ने अपने लिए एक अलग सेना जुटाई। इस सेना के अध्यक्ष थे, सेनापति थे करुप्पु सेर्वई। करुप्पु सेर्वई चिन्नमलई की सेना के सेनापति थे, अध्यक्ष थे। इनके साथ मिलकर सन 1962 से 1993 तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। हर बार अंग्रेज हारते गए। 1799 को अंग्रेज और फ्रांस वाले दोनों मिल गए और मिल करके षड्यंत्र करा के चिन्नमलई को हराना चाहा। अंग्रेजों का ये इरादा था कि सुल्तान टीपू को भी हराना है और हैदर अली को भी हराना है और वीर चिन्नमलई को भी हराना है। तो सामना करके सीधे साधे प्रत्यक्ष रूप से उनका सामना करें तो हम हार जाएंगे, क्योंकि कई बार हम हार चुके हैं। इसीलिए हमें कोई धोखेबाजी करके, कोई षड्यंत्र रच के उनको हराना चाहिए। इस ख्याल से उन्होंने फ्रांस के साथ मिल लिया और हैदराबाद निज़ाम, उस समय वो भी आंध्र प्रदेश के निज़ाम थे, तो उसको भी अपनी ओर मिला लिया। इसी बीच हैदर अली का निधन हो गया था। हैदर अली मर गए थे। अब टीपू सुल्तान अलग हो गए। तो मैसूर में लड़ाई हुई। अंग्रेज सेना दोबारा हार गई और वो भाग निकली। अब चिन्नमलई की ताकत बढ़ गई, क्योंकि सुल्तान टीपू अब अकेला हो गया, क्योंकि उसके पिताजी का निधन हो चुका था। इसलिए चिन्नमलई ने क्या किया, वापस आया, मैसूर से वापस आया और घोड़ानिलई में अपने लिए एक नया किला बनाया और जो छोटे छोटे रियासत वाले थे, पालेकार थे, उनको भी अपनी ओर मिला लिया। उनकी सेना भी उसने ले ली। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति, इस को बचाने के लिए पहले उसने शंकरगिरी दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि शंकरगिरी दुर्ग घोड़ानिलई के पास है, उसको अपने वश में कर लिया। उसके बाद घोड़ानिलई को अंग्रेज एक छीनना चाहा, लेकिन वो नहीं हुआ। केरला जाने के लिए और कोवे जाने के लिए वो चिन्नमलई वो एक बाधा के समान था, क्योंकि गांगेयम और कोवई के और शंकरगिरी के बीच में है वो घोड़ानिलई और वो सुवर्णमलई। सो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, सुल्तान टीपू ने क्या किया, हम लोग मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे,
आपस में लड़ाई नहीं हो, लेकिन इसने नहीं माना तो लड़ाई हुई। इसी को कोवई क्रांति कहते हैं, इसी को कोवई क्रांति कहते हैं। उसके बाद 1801 में कावेरी नदी को लांघना चाहा अंग्रेजों ने, वो भी असफल हुआ। वहाँ पर मैक्स नाम करके एक अंग्रेज सेनापति सेना लेकर आक्रमण किया, लेकिन उस समय वो मैक्सवेल हार गया। दूसरी बार 1802 में मैक्सवेल दोबारा आया। उस समय धीरन चिन्नमलई का एक नौकर जो था, वो अंग्रेजों की चाल को हमेशा चिन्नमलई को दिया करता था, मतलब गुप्त रूप से। वो अब क्या हो गया, अंग्रेजों से मिल गया। मिल करके इस प्रकार कटमोहन को उसी के एटप्पर ने अंग्रेज से मिल करके हराया। इसी प्रकार यहाँ पर 1802 में अंग्रेजों के साथ वो वेलप्पन मिल गया। उस बार भी लड़ाई हुई, लेकिन चिन्नमलई उस समय कमज़ोर हो गया था। उसके बाद दोबारा तीसरी बार 1804 में दोबारा तिरोड़ के पास जो एक गांव है अरचलूर, सब नियरेस्ट गांव है, अरचलूर, शिवनमलई, चिन्नमलई, ये सब है। उस अरचलूर में एक लड़ाई हुई। उसमें साथ में कोई नहीं था। धीर चिन्नमलई अकेले गया, घोड़े पर सवार होकर गया। उसकी वीरता के सामने अंग्रेज सेना टिक ना सकी। उस समय अंग्रेजों का नेता था कर्नल हैरिस। वो कर्नल हैरिस वो हार गया। उसके बाद तीसरी बार और एक बार पुनः है वेलप्पन के षड्यंत्र के आधार पर तीसरी बार अंग्रेज सेना के साथ आए। इस समय उनके पास तोप की सेना थी। तोप की सेना के कारण ही कटबोम्मन की हार हुई। उसी प्रकार यहाँ भी तोप की सेना आ गई। तोप की सेना के सामने तमिल वीरों की सेना टिक ना सकी, तलवार टिक ना सकी, वे हार गए। और उन्होंने वो बेईदी जो था, दगाबाज जो था वेलप्पन, उसको भी अंग्रेजों ने मार डाला। अंग्रेजों की नीति यही है कि अपने ही भाइयों को अपने वश में करेंगे और जीतने के बाद उसी को मार डालेंगे। यही अंग्रेजों की नीति आज भी चल रही है। आज भी एक दल, एक पार्टी दूसरे पार्टी को कमज़ोर करेगी, उसको डिवाइड करेगी, करने के बाद उनके नेता को अपने ओर मिला लेगी और ये आके जम जाएगी। वहाँ पर जमने के बाद इसके सहारे वो आए थे, उसको बिठा देगी। यही राजनीति है, षड्यंत्रकारी राजनीति है। ये राजनीति अंग्रेजों ने सबको सिखाई। यही राजनीति आज भी चल रही है, आज भी विश्व भर में चल रही है। किसी को हम कमज़ोर हैं तो जो मजबूत हैं
उनको डिवाइड कर लेना और उसको एक एक पार्ट को अपने पास साथ मिला लेना, और दूसरा जो कमज़ोर हो गया ना उसको हरा देना, मिटा देना। उसके बाद जम के बैठ जाने के बाद जिसके द्वारा हम बैठे उसको टांग को गाड़ देना। यही राजनीति आज तक चली आ रही है। आप ध्यान से देखें तो भारत की राजनीति और अमेरिका की राजनीति, रूस की राजनीति, चाहे दुनिया में किसी भी राष्ट्र हो, उन राष्ट्र की राजनीति इसी प्रकार से होती है। इस नल्लापन के द्वारा उन्होंने वीरप्पन चिन्नमलई को कमज़ोर किया, उसी नल्लापन को मार डाला। तोप की सेना के सामने वीर चिन्नमलई की सेना टिक ना सकी, वो हार गई। अब अकेला हो गया, अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ वो फरार हो गया वीर चिन्नमलई। लेकिन फरार हो जाने के बाद भी किसी तरह अंग्रेज़ों ने उसको पहचान लिया। 1849 में वे पकड़ लिए गए और उसके भाई भी पकड़ लिए गए, और संतगिरी में चारों भाइयों को एक साथ उन्होंने फांसी दे दी। 4 பேருக்கும் ஒரே இடத்திலே சங்ககிரி என்ற இடத்திலே அவனுக்கு तूक दंडने को उतारा। चारों ने भाइयों ने फांसी के फंदे को चूम लिया, चारों ने वीरगति प्राप्त कर ली। ये कार्य उस दिन हुआ जब हमारे यहाँ तमिलनाडु में आड़ी 18 कहा जाता है। आषाढ़ का महीना 18वां दिन, उस दिन यहाँ पर बड़ा त्यौहार होता है। जहाँ जहाँ नदी है, नाले हैं, किनारे हैं, हर जगह बहुत बड़ा मेला होता है। उस मेले के दिन लोगों तमिल लोगों को, कोंगू वासियों को रुलाने के विचार से अंग्रेजों ने सब लोगों को इकट्ठा करके, गांव के लोगों को इकट्ठा करके सब देख लें कि वे डर जाए, इसी ख्याल से उन चारों भाइयों को एक साथ फांसी पर लटका दिया। उसी ओडा नीरे में आज भी हर साल आड़ी 18 को आषाढ़ के दिन 18वीं तारीख को वहाँ पर मेला होता है। वहाँ पर उसके लिए श्रद्धांजलि दी जाती है और इनको वीर वेलुतम्बी को और उनके भाइयों को श्रद्धांजलि दी जाती है। आज कुछ अमुक पार्टी तमिलनाडु में है, कोंगनाडु देशीय मुन्नेट्र कड़गम एक पार्टी है, और एक और पार्टी है कोंगनाडु मुन्नेट्र कड़गम। ये दोनों पार्टी की ओर से वहाँ पर मेला लगता है। उनकी यादगार में उत्सव मनाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं और उसकी याद की जाती है। इस प्रकार वीर चिन्नमलई शहीद हुए। इसलिए आज भी लोग इसको अमर नेता के रूप में, शहीद के रूप में लोग याद करते हैं। धन्य है वीरन वेलुतम्बी, वीरन चिन्नमलई। ओडानिलई कोंगनाडु कहने से वीरन चिन्नमलई का नाम याद आएगा। विरुधनगर बोलने से कामराज का नाम याद आएगा। तिरुपुर कहने से तिरुपुर कुमरन का नाम याद आएगा। शिवगंगा कहने से मर्द पांड्य का नाम याद आएगा। पांजालंगुरिची कहने से
कटमोहन का नाम याद आएगा। इलाहाबाद कहने से इंदिरा गांधी और नेहरू जी का याद आएगी, और पोरबंदर कहने से महात्मा गांधी की याद आएगी। इस प्रकार एक बहुत बड़े शहीद के रूप में साधारण परिवार में जन्म लेकर के एक बहुत बड़े शहीद के रूप में अमर हुए शहीद वीर चिन्नमराय, इसको मनाएंगे, इसकी याद करेंगे। स्कूल के प्रधान अध्यापक और प्रथम से मेरी प्रार्थना है, आप इसकी जीवनी को स्कूल में नाटक के रूप में मनाएं और लोगों में वीरता को जगावें, बच्चों में देशभक्ति बढ़ावें। यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है। इसके साथ मैं ये एपिसोड खत्म करना चाहता हूँ। आज का चिंतन इंद्रिय चिंतन ஒருவனுக்கு மிக சிறந்த பரிசு எது? किसी आदमी के लिए सबसे बड़ी भेंट, सबसे श्रेष्ठ भेंट कौन सा? किसी मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ भेंट कौन सी है? तो इसका उत्तर है सगे भाई बहन, உடன் பிறந்தவர்கள்। உடன் பிறந்தவர்கள் என்றால் அது தம்பி, அண்ணன், அக்காள், தங்கை, இவர்கள்தான் உண்மையான பரிசு ஆகும்। நமக்கு கிடைத்த உண்மையான பரிசு யார் என்றால் நம் உடன் பிறந்தவர்கள், அதாவது அண்ணன், தம்பி, அக்காள், தங்கை। तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अण्णादुरै कहेंगे, तंबी उड़यान पड़े कंजान, तंबी उड़यान पड़े कंजान। उन्होंने अपनी पार्टी के सभी सदस्यों को, सभी लोगों को तंबी करके, छोटा भाई करके संबोधित किया था, और सभी पार्टी के लोग उनको भैया, अन्ना कहकर संबोधित करते थे। वो नाम हर तमिलवासी के दिलों में अब तक याद है। इसी प्रकार जिसके भाई होते हैं, जिसके बहन होते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी भेंट है, ग्रेट गिफ्ट है हमारे लिए। रामायण की एक घटना है। लक्ष्मण देखते हैं रामचंद्र जी हर किसी को बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अगर कोई मुसीबत में पड़ जाए तो जा करके उसकी रक्षा करते हैं, अपने घाटे की परवाह ना करके रक्षा करते हैं। वे मेरी रक्षा करेंगे? इस ख्याल से लक्ष्मण ने एक दिन उनसे पूछा, भैया क्या मुसीबत में आप मेरी रक्षा करेंगे? எனக்கு துன்பம் வரும் பொழுது அண்ணா நீங்கள் எனக்கு நீங்கள் வருவீர்களா என்று கேட்கிறார்। उस समय राम का उत्तर है, राम சொல்கிறார், செய்ய மாட்டேன்। वो ஷாக்கடு, वो क्या है, அச்சம்பை में आ गया, அதிர்ச்சி அடைந்தார்। என்னடா அது, எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு, தம்பிக்கு பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு, सभी की सहायता करते हैं लेकिन मुझे क्यों नहीं करते? तो पूछते हैं, भैया ऐसा क्यों, अन्ना ஏன் சொல்கிறீங்க? तो राम ने उत्तर दिया, राम சொன்னார், நீ என்னோடு இருக்கிறாய், तुम सदा मेरे साथ रहते हो, मेरी छाया के रूप में रहते हो, நீ எப்போதும் என்னுடைய நிழலாக இருக்கிறாய்। ஆகையினாலே என் நிழல் முன்பு இருக்கின்ற வரைக்கும் உனக்கு எந்த துன்பமும் வராது, நானும் உனக்கு உதவ வேண்டிய சூழ்நிலையும் வராது। तुम सदा मेरे साथ में
मेरी छाया की तरह रहते हो, इसलिए तुम्हें मेरी छाया के होते हुए किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आएगी और आकर के तुम्हारी रक्षा करने का मौका भी, नौबत भी मुझे नहीं आएगी। इसीलिए मैंने ऐसा कहा। इससे लक्ष्मण बहुत खुश हुआ, बेहद खुश हुआ। इसी को कहते हैं तम्बी उड़यान पड़े कंजर। मैं इस समय पर मेरे हृदय सम्राट, कवि सम्राट कन्नड़दासन की याद करना चाहता हूँ। मैं उसको कभी नहीं भूलता, हर रोज़ उसकी याद करूँगा। वे गाते हैं ना, मैंने कई बार उसको आपको समझाया है भी, सिखाया भी है, बताया भी है। வாழும் நாளிலே கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து சேர்கிறார் பாரடா, வாழும் நாளிலே கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து சேர்கிறார் பாரடா, கை வறண்ட வீட்டிலே உடைந்த பானையை மதித்து வந்தவர் யாரடா, கை வறண்ட வீட்டிலே உடைந்த பானையை மதித்து வந்தவர் யாரடா, பணத்தின் மீதுதான் பக்தி என்ற பின் வந்த பாசமே ஏனடா, பணத்தின் மீதுதான் பக்தி என்ற பின் வந்த பாசமே ஏனடா, பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பிகள் தானடா, பதைக்கும் நெஞ்சினை अनेकुम यावரும் अन्नन तंबिகள் தானடா। यही हमारे मुसीबत में जो साथ दे वे ही हमारे भाई हैं, बंधु हैं, सगे हैं। रहीम कहते हैं, रहीमन विपदा तू भली, रहीमन विपदा तू भली, जो तोरे दिन होय, जो तोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में, हित अनहित या जगत में जान परत है सब कोई, हित अनहित या जगत में जान परत है सब कोई। रहीम कहते हैं विपदा तो भली है, मुसीबतें आती हैं तो वो भला है, उसके लिए आप उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि मुसीबत में ही हमें ये मालूम हो जाएगा कौन हमारे हितकर हैं, कौन हमारे हितकर नहीं हैं। துன்பம் வரும்போது உனக்கு யார் கூட இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் உனக்கு நண்பர்கள், உடன் பிறந்தவர்கள்। ஆகவே துன்பமே நீ நல்லவள் என்கிறார் ரஹீம், ஏனென்றால் நீ வரும்பொழுதுதான் எனக்கு உலகத்திலே நல்லவன் யார் கெட்டவன் யார் தெரிய வருகிறது। ஆகவே अपदा तू बली, துன்பமே நீ நல்லவள் என்கிறார் ரஹீம்। इस प्रकार பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் अन्नन तंबिகள் தானடா। इसलिए मानव का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है, सबसे श्रेष्ठ भेंट है सगे, मतलब भाई और बहन। वो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, जो हमारे सगे हैं यही हमारे मुसीबत के सर्वश्रेष्ठ भेंट हैं। अगर सगे नहीं हैं तो वो जीवन बेकार है। इसलिए हमें चाहिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे साथ भाई और बहन जन्मे और हमारा साथ दें, हमारी भेंट भगवान इसके रूप में दे। इसी के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म करना चाहता हूँ। कल एक नई गीता के साथ आपसे मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला। ஆகவே நமக்கு துன்பம் வரும்போது பரிசாக நமக்கு ஒவ்வொரு பிறவியிலும் சகோதரர்கள் கிடைக்கட்டும் என்று வேண்டுவோமாக என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன்। நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விளைகிறேன்। அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் ஆர் सुंदरराजन, तिरुपुर। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। धन्यवाद तमिलनाडु, धन्यवाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के शहीदों की श्रद्धांजलि है। इसके साथ मैं आज का भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नंरी, जय हिंद।